Hey everyone, hoping you guys are doing absolutely great. So guys, आज हम फिर से जा रहे हैं हेयर फ्री हेयर ग्रो गुरुग्राम में। आज हमारी सेकेंड पीआरपी है। सो ऑलमोस्ट 2 महीने, 2.25 महीने हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। एंड भाई 1 महीने के बाद हमने पहली पीआरपी ली थी, अब दूसरे महीने के बाद जो है हम पीआरपी लेने लगे हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मिनिमम 3 जो पीआरपी हैं वो तो हम सेशंस जो हैं वो पूरे करें ही करें। बाकी उसके अलावा अगर मैं झेल सका, अगर मैं ले सका, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि भाई वो भी हम लें और उसको पूरा करें। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम पीआरपी लेंगे, जितने ज़्यादा हम प्लेटलेट्स देंगे, जितना ज़्यादा हम उसको नरिशिंग देंगे, ऑब्वियस सी बात है कि जो बाल हैं, जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बेटर होगी, वो ज़्यादा हेवी आएंगे, वो ज़्यादा अच्छे आएंगे और आपका ट्रांसप्लांट ज़्यादा बेटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उससे। कि अभी जैसे मेरा दूसरा महीना चल रहा है और मेरे बाल इतने दिख रहे हैं, तो हो सकता है ये आगे और 15 या 20 दिनों के अंदर आने वाले टाइम में ये वाले जो बाल हैं वो चले जाएं और फिर तो पक्का ही लोग कहने वाले हैं कि भैया आपका तो ट्रांसप्लांट फेल हो गया। तो भाई 4 महीने आप लेके चलो कि आपका जो ट्रांसप्लांट है उसका शेडिंग फेस चलता है और बाल ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। देन उसके बाद 5th, 6th, 7th और 8th महीने तक जाके आपका जो एक्चुअल रिज़ल्ट है वो आना शुरू होता है। कई लोगों का जो रिज़ल्ट मेन आता है वो 11वें 12वें महीने में भी आता है। तो यार इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। ये नहीं है कि बहुत आसान है, बहुत ईजी है कि आपने पैच की तरह बस इसको चिपकाया एंड देन यू गुड टू गो। ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, शिद्दत करनी पड़ती है, पापड़ बेलने पड़ते हैं, दर्द सहना पड़ता है, हर चीज़ होती है। एंड देन आपका जो ट्रांसप्लांट है वो आपको फिर एक नेचुरल हेयर जो है वो आपको देता है। ओके, सो अपना जो है इंजेक्शन भाई वो यहाँ से लग के जो ब्लड है वो ले लिया गया है। एंड भाई ये आप देख सकते हो हमारी जो वॉइल्स हैं वो पड़ी हैं यहाँ पे। भैया एक बार दिखा दो। सो हम जो फिर से कराने लगे हैं वो हम करा रहे हैं दोबारा से आपकी बायोटीन पीआरपी। तो बायोटीन पीआरपी की जो वाइल्स होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, जो कि मैंने पहले भी बताया था। एक बार भैया छोटी वाली वाइल्स भी दिखा दो जो हमारी नॉर्मल होती है। तो जो नॉर्मल पीआरपी होती है उसकी वाइल्स हमारी कुछ दिखती हैं ऐसी सी। ओके गाइस, सो फाइनली हम आ गए हैं गुड़गांव हेयर फ्री हेयर ग्रो सेंटर पे और हमारे साथ सर हैं। सर को वैसे तो अब तो काफ़ी लोग जान चुके हैं, सोनू की वीडियो में आ रहे हैं और मेरी वीडियो में आ रहे हैं और 2-3 और यूट्यूबर हैं जिनकी वीडियो में आ रहे हैं। सर एक बार ये थोड़ा सा अपने दोबारा बता दो। मैं एक बार सर के बार पीछे पड़ जाता हूँ कि अपनी डिटेल बता दो, ताकि आप लोग जब आओ ना तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से डॉक्टर से एक्चुअल में मिलना है। हाय, आई एम डॉक्टर सतपाल सांगवान, MBBS एंड MD डर्मेटोलॉजी एंड मैं यहाँ पे मेन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो गुड़गांव ब्रांच में। तो आज विवेक मिलने आए हैं। आज देखते हैं विवेक आज कहाँ ले जाते हैं सवालों को। ओके, सो सर सबसे पहली चीज़ मेरा पीआरपी हुई, ठीक है। मेरी बारी में 8 इंजेक्शन पीआरपी के बने। मेरे एक फ्रेंड है, उसने ट्रांसप्लांट कराया किसी लाजपत नगर में किसी से, मेरे को नहीं पता किससे कराया। उसने पहले अपना FUT भी कराया था, उसके बाद उसने FUE कराया। वो कह रहा है कि मेरी पीआरपी में 2 इंजेक्शन लगते हैं मुझे। ऐसा क्यों? मेरे को समझ नहीं आया कहानी है। पीआरपी एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। आज तक भी कोई स्पेसिफिक इस पे एडवाइस की कितने महीनों में होनी चाहिए, कितने अमाउंट ऑफ ब्लड इसमें निकलना चाहिए, और बहुत टेक्निक है। बेसिक देखा जाए तो 2 टेक्निक मेन है। इसको कंसंट्रेट किस तरह से करते हैं, तो होता क्या है कि बहुत से लोग 10 to 15 ml ब्लड लेते हैं, बहुत से लोग 30 to 60 ml ब्लड भी इसमें लेते हैं। ओके। इसके बावजूद भी पीआरपी कम बनता है। होता क्या है कि वो डबल कंसंट्रेट करते हैं। जैसे हम सेंट्रीफ्यूज, इसको सिंगल रोटेशन मेथड बोलते हैं, जिससे हम करते हैं। हम तो इससे भी कंफर्टेबल और इससे हम अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि इतना कोई नेसेसिटी नहीं है कि हम डबल कंसंट्रेट करें। उसमें क्या है कि पहले एक बार कंसंट्रेट करेंगे, फिर उस कंसंट्रेट वाले पार्ट को अलग करते हैं, उसमें से फिर दोबारा से रिकंसंट्रेट करके प्लेटलेट ही रह जाते हैं और बहुत थोड़ा सा प्लाज्मा, इसलिए वो और कम बनता है। ओके। तो ऐसा कोई चांस वो नहीं है कि मतलब उसके साथ कोई धोखा हो रहा है या कुछ ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि वो जेन्युइन हो? वो भी जेन्युइन टेक्निक है, ये भी जेन्युइन टेक्निक है। और ये बड़ा एक रिसर्च का इशू है कि अभी कौन सी बेटर है। अभी तक कोई भी स्टडीज ये नहीं कर पाई। कुछ उससे सेटिस्फाई है वो करते हैं, कुछ इससे सेटिस्फाई है ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी के ऊपर है कि मेरे को बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया चलो ट्रांसप्लांट हमने कराया तो हम पीआरपी करा रहे हैं, बट अगर हमारे बालों की अभी जैसे स्टार्टिंग है, शेडिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, बाल पतले हो रहे हैं, तो क्या हम उसमें पीआरपी करा सकते हैं? बेसिकली पीआरपी किन किन चीज़ों में हमें हेल्प कर सकता है? पीआरपी का
हेयर ट्रांसप्लांट के बाद तो रोल है कि ग्रोथ को फास्ट करना, बस ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि उसके बाद करना ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि हमने देखा कि इसमें बेटर रिजल्ट हो जाते हैं इसके बाद, तो इसलिए हम करते हैं। इसके अलावा इनिशियल स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस, जिसमें ग्रेड 2 या 3 में कोई पेशेंट है या जिसका सिर्फ हेयर लॉस बड़ा है, कोई ग्रेडिंग नहीं है, डिफ्यूज पैटर्न ऑफ हेयर लॉस भी हो रहा है, उनमें पीआरपी काफ़ी इफेक्टिव है। थिनिंग अगर हो रही तो है हाँ, मतलब इनिशियल स्टेजेस में यंगर एज में पीआरपी ज़्यादा इफेक्टिव है। एक टाइम के बाद ग्रेड 5-6 में पीआरपी का कोई रोल नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता कि अब 5-6 में कराओ उससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही 50-60 के बाद पीआरपी कराने का भी इतना बेनिफिट हेयर में तो हमें नहीं मिलता है। तो वहाँ भी कोई इतना वो नहीं मिलता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, हर पेशेंट के या हर इंडिविजुअल के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि उसमें क्या चीज़ नीडेड है क्या नहीं है, तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट को ही डिसाइड करने दीजिए। लेकिन एक जनरलाइज देखा जाए तो इनिशियल स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस में, जिसमें सर हेयर लॉस है अभी ज़्यादा स्टेज नहीं डिफाइन हुई है, या फीमेल्स में जस्ट हेयर लॉस हो रहा है, अभी कोई पैटर्न डिफाइन नहीं हुआ है, या मेल्स में पैटर्न डिफाइंड भी हो गया तो भी इनिशियल 2 या 3 स्टेज में है, तो वहाँ पीआरपी इफेक्टिव है। तो यार ये आपके मेरे ख्याल से जो डाउट था काफ़ी ज़्यादा मेरे भी मन में डाउट था, क्योंकि अब हमारी भी जैसे पीआरपी होनी है एज अ ट्रांसप्लांट के बाद, तो बेसिक 3 आप कह रहे हो 5 पीआरपी होनी चाहिए। वो जब ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है तो 3 से 5 पीआरपी कंटिन्यूअस होते हैं महीने के इंटरवल में। उसके बाद मेंटेनेंस होती है जो 3 महीने से लेके 1 साल के गैप के बीच में। और फिर ट्रांसप्लांट के बाद जो ट्रांसप्लांट के बाद तो 6 महीने में 3 पीआरपी काफ़ी हैं ज़्यादातर लोगों में, पर रिजल्ट डिले लगता है, कुछ लगता है तो 3 की जगह 5 या 6 भी लेनी पड़ सकती है। ठीक है। और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे सर कि आप ये बताओ हेयर फ्री हेयर ग्रो इतने सस्ते में पीआरपी कैसे कर रहा है? देखो हर एक ये क्या झोल है? हेयर फ्री हेयर ग्रो तो पीआरपी क्या, हेयर ट्रांसप्लांट भी सस्ते में कर रहा है, बहुत सारे लोग तो इससे भी बहुत महंगे। देखो प्राइस से हर एक का वो अपनी उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खर्चा कितना उसमें कर पा रहे हैं, वो वहाँ से भी बचा पा रहे हैं तो बस ठीक है। हम इसमें भी हम बचा पा रहे हैं, हम बाकी सबकी सैलरी दे पा रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगेगा कि कुछ चीज़ कॉस्टली इसमें इन्वॉल्व करनी है तो इंक्रीज हो सकते हैं दाम, तो हर किसी के रेट अलग हैं। आप देखोगे पीआरपी 500 रुपये से लेके 30,000 रुपये तक की होती है। 500 रुपये में भी लोग पीआरपी करते हैं? बहुत से लोग 500 में करते हैं। हमारे पास पेशेंट आते हैं कि सर मैंने 500 रुपये में पीआरपी करवाई है, तो आप मेरे से इतना महंगा क्यों ले रहे हैं? अब ये अब क्वेश्चन ही हमारे लिए नहीं है ना कि आप देखिए उनसे पूछिए वो 500 में क्यों कर रहे हैं, उनसे पूछिए वो 30,000 में क्यों कर रहे हैं। तो एक जेन्युइन रेट हमारा जो मानना है कि जो ईजिली लोगों के बेनिफिट के लिए हो सके और जिसमें हम सबका भी काम चलता रहे। कि मेरे अब हो चुके 2 महीने, आपने रिजल्ट देख लिया है, तो अब आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से क्या सिचुएशन चल रही है और क्या लगता है? तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। ज़्यादातर पेशेंट में 3 महीने में बिल्कुल बाल्ड होते हैं एक तरह से कि उनके जितने भी हेयर हमने लगाए होते हैं वो सब गिर चुके होते हैं। ये नॉर्मल सिचुएशन होती है। कुछ लोगों में होता क्या है कि वो कम्प्लीटली हेयर लॉस होता नहीं है, वो वाली शेडिंग कंप्लीट नहीं होती है, तो उनमें डायरेक्ट ग्रो कर जाते हैं। आप उनमें से एक लग रहे हो मेरे तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब उनकी शेडिंग नहीं होती है? कि होता क्या है कि ये एक फिनोमेना है, मीन्स कि हम बाल यहाँ से निकालते हैं, इस एरिया में लगाते हैं और बॉडी अडेप्ट करती है और वो ग्रो करते हैं। ज़्यादातर लोगों में क्या होता है कि इनिशियल ग्रो करने से पहले एक बार वो शेड होते हैं, लेकिन कुछ में बॉडी इतने अच्छे से अडेप्ट करती है बालों की, उनकी स्टेज इस तरह की होती है कि वो डायरेक्ट ग्रो कर जाते हैं। एक रेयर फिनोमिना है, बहुत कम लोगों में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन होता है ये। इस वजह से उनके रिजल्ट जल्दी हो जाते हैं, लेकिन इनको एक नॉर्मल लेके नहीं चलना चाहिए, नहीं तो बहुत पेशेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, सर उनका रिजल्ट तो 3 महीने में आ गया, हमें 1 साल क्यों लग रहा है? एवरेज देखा जाए तो 9 महीने से 1 साल ही लगता है। इवन आपका रिजल्ट जल्दी भी आ जाएगा, लेकिन फुल रिजल्ट आने में तो वही 9 महीने से 1 साल ही लगने वाला है। इतना टाइम तो बच्चा पैदा करने में लग जाता है। हाँ सेम, ये बच्चे ही हैं, बिल्कुल छोटे हेयर हैं, बच्चे स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल इसी तरह केयर करनी चाहिए इनकी और इसी तरह है। लेकिन कईयों को क्योंकि नेचुरल बाल थोड़ा सा होते हैं और बॉडी अडेप्ट किस तरह करती है वो तो उनकी बॉडी है, ये तो उनका ही बेनिफिट है कि वो अडेप्ट अच्छे से करके तो जल्दी ग्रो कर गए। ठीक है। तो इसका ये ट्रांसप्लांट था और इसका आज हो गया एक्सीडेंट, तो भाई आपके सामने एक फोटो आ रही होगी, वो आप फोटो देखना। तो ये कह रहे हैं कि मेरे अब यहाँ पे ये बाल उगेंगे, ऐसा? देखो इसके बाद कुछ भी हो जाए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया तो ये नहीं उगेंगे, वो हमें वेट करना ही है, वेट एंड वॉच की ही हमें करना है, ठीक है। और कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कुछ ग्राफ्ट यहाँ होंगे, सब डिपेंड करता है वैसे स्कार कितना ज़्यादा डीप है। हाँ, यदि स्कार डीप है या इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो ग्राफ्ट निकल सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए क्योंकि ये मेरे को सिर्फ एक कट जैसा लग रहा है, थोड़ा सा ज़रूर है, हो सकता है कि इसमें वो सर्वाइव कर जाएँ ये सब, तो चांसेस तो कम है कि इसमें वो निकल गए होंगे, चांसेस है कि वो सर्वाइव भी कर रहे होंगे, लेकिन वो हमें कुछ टाइम के बाद ही पता लगेगा, कुछ टाइम के बाद। तो ये चीज़ें हो सकती हैं और इतना कोई घबराने की बात नहीं। कुछ ही ग्राफ्ट होते हैं, यदि मान लो वो नहीं भी ग्रो किए तो बाद में थोड़ा बहुत डाले जा सकते हैं। तो वैसे भी थोड़ा सा इतना एरिया वो आगे के बाल कुछ ना कुछ करके कवर अप तो हो ही जाएगा, कवर अप तो हो ही जाएंगे। फिर भी रहते हैं तो कुछ ग्राफ्ट डालने में ज़्यादा सेंटर
वो नहीं करते कि कोई बात नहीं, कुछ हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, ढाल देंगे वो, उसके लिए कोई ज़्यादा वो नहीं करते हैं। सो गाइस भाई आपका अगर जो सवाल था भाई मैंने पूछ लिया सर से, और आई होप आप सेटिस्फाइड हो पूरे से। हमने दारू और सिगरेट तो कवर अप कर लिया था पिछली बारी। अब किसी का मेरे को कमेंट आ रहा है भैया तंबाकू खा सकते हैं नहीं खा सकते, मतलब क्या कमेंट होते भाई ये समझ नहीं आया। देखो वो उसी का पार्ट मानना चाहिए। तंबाकू जो है असल में स्मोकिंग जो हमने कहा कि 3 महीने तक नहीं करनी है, तो तंबाकू भी उसी का पार्ट है, बेसिकली निकोटीन है। यही तो मेन इश्यू है हमारा। स्मोकिंग में सिर्फ उस धुएं से हमें थोड़ी ना प्रॉब्लम है, जो उसमें निकोटीन है उससे भी तो हमें प्रॉब्लम है ना। तो कोशिश करो उसे भी कम से कम रखो, मिनिमम रखो, या कोशिश करो रोक सको तो इससे अच्छा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। वो तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। तो भाई तंबाकू भी नहीं खा सकते पहले बता दो, मतलब दारू बनती, क्वेश्चन आ जाएंगे फिर ड्रग्स के आजकल तो वैसे ही पकड़े जा रहे हैं, वैसे ही बच के रहो। नहीं तंबाकू मतलब अजीब अजीब से क्वेश्चन आते हैं। हाँ वही मैं कह रहा, अगली और पूछेंगे चरस और गांजे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ये सब चीजें उसी का पार्ट है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, पहले बता दूं मैं, पता चले हमारे यहाँ पे भी नारकोटिक्स की रेट बढ़ जाए। तो भाई पीआरपी कराते हैं और फिर घर चलते हुए आपसे बात करता हूँ। ओके सो अपनी जो पीआरपी के इंजेक्शंस हैं वो सारे के सारे रेडी हो गए हैं। कितने इंजेक्शंस बने भैया इसके? 8 इंजेक्शंस इसके बने, एंड ये फिर से लोकल एनेस्थीसिया जो है इसके 2 बने। ओके गाइस, सो फाइनली अपनी जो पीआरपी है वो हो गई है, एंड भाई अब हम जा रहे हैं घर। ऑलमोस्ट 100 इंजेक्शंस, फिर से इंजेक्शंस नहीं कहूँगा, नीडल्स पिंचेस बोलूँगा। 100 नीडल्स ऑलमोस्ट फिर से दोबारा से करी गई हैं सर पे। एंड भाई पेन तो होता है, थोड़ा सा होता है, इतना एज सच नहीं होता, बट हाँ जैसे आपको कोई चूंटी काटता है ना, समझ लो आपको जैसे चींटी ने काटा होता है, और वो जो पेन होती है हल्की सी, वो मीठी मीठी वाली पेन जो होती है वो भाई होती है। और मेरे को अभी सर के ऊपर पूरा भारी भारी पांसा जो है वो लग रहा है। टू बी रियली ऑनेस्ट, कुछ एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में जो कि मैंने अभी डॉक्टर से पूछा, जो कि हम पहले कवर नहीं कर पाए, कि अगर आप पीआरपी करा रहे हो तो पीआरपी कराने के बाद क्या आप जो हेलमेट है वो पहन सकते हो? वैसे हेलमेट अवॉइड करना चाहिए, इट्स बेटर कि आप उसको अवॉइड करें, अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट अगर आप बाइक के ऊपर ही आ रहे हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप हेलमेट नहीं छोड़ सकते, आपको पहनना ही पहनना है, तो एटलीस्ट आपको 2 घंटे वेट करना पड़ेगा, ताकि जो हमारी स्किन है वो प्रॉपरली जो हमारी पीआरपी है उसको एब्जॉर्ब कर ले। वरना क्या होगा, अगर आप एकदम से हेलमेट पहन लेते हैं तो जो कुशन है हेलमेट का, और वो हमारी जो सर के साथ टकराएगा या दबेगा जब उसके साथ, तो वो उस पीआरपी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। और अगर वो उस पीआरपी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा तो आप समझ सकते हैं कि जो उसका इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्योंकि हमने अगर सपोज कुछ अमाउंट ऑफ पीआरपी डाली और जो हमारा हेलमेट है उसी ने उस पीआरपी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो भाई रिजल्ट ऑब्वियसली बात है कम आएगा। सो सारी चीज़ें हमने कवर अप करी, जो क्वेश्चंस थे वो कवर अप करे। आई होप आपके जो मन में डाउट्स थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। सो चैनल पे नया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वी आर वेरी क्लोज टू 300K सब्सक्राइबर्स। एंड गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चल सके। एंड जितनी नॉलेज स्प्रेड कर सकते हैं उतनी कोशिश करेंगे नॉलेज स्प्रेड करने की। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।